हो जाएगा आज। कितना कराया था अपन ने कल? ट्रांजिस्टर होता ना भाई। ट्रांजिस्टर अपन देखे थे भाई, दो तरह के होते हैं, एक तो होता है पीएनपी और दूसरा एनपीएन। इसके अंदर तीन तरह के टर्मिनल पाए जाते हैं, एक तो इमिटर, दूसरा बेस, तीसरा कलेक्टर। यहाँ पर दो तरह के जंक्शन भी होते हैं, एक तो होता है इमिटर बेस जंक्शन, दूसरा कलेक्टर बेस जंक्शन। होता है क्या भाई ऐसा? फिर क्या होता है कि यहाँ पर इन जंक्शन के बाइसिंग पर डिपेंड करता है कि ट्रांजिस्टर कैसे वर्क करेगा। अगर यहाँ पर इमिटर बेस्ड जंक्शन को हम फॉरवर्ड बायस कर दें, और अगर मैं कलेक्टर बेस्ड जंक्शन को रिवर्स बायस कर दूं, तो बन जाएगा एक्टिव मोड में आ जाएगा। और एक्टिव मोड में ट्रांजिस्टर वर्क करता है एज एन एम्पलीफायर, करता ना भाई ऐसा। फिर अपन दिखाता है यहाँ पर जो है ट्रांजिस्टर, उसके अंदर केवल तीन ही टर्मिनल्स होते हैं। तीन टर्मिनल होते हैं, उनको अपने को यूज करना है चार की तरह। तो तीन में से किसी एक को हमें कॉमन करना पड़ेगा, इनपुट में और आउटपुट में। तो उसके लिए अपन ने वहां पर किसी एक टर्मिनल को कॉमन कर दिया। तो अगर हमने बेस को कॉमन किया तो बन जाएगा कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। अगर हमने इमिटर को कॉमन कर दिया तो बन जाएगा कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन। और थर्ड कौन सा हो जाएगा? कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। होता ना वैसा। तो यहाँ पहला हम पढ़ते हैं जिसका नाम है कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है। तो आएगा यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर पहला जो है कॉमन इमिटर। ये हुआ था कि नहीं हुआ था? ये तो नहीं हुआ ना ऐसा? तो फॉर्मूला बताया था क्या? नहीं बताया ना, बताना है अभी। तो आएगा यहाँ पर कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन आएगा। देखना भाई, कॉमन इमिटर में अपन ने लिया ये ट्रांजिस्टर, और ये आ गया कॉमन इमिटर मोड में। ये आ गया यहाँ पर बेस, बेस के साथ में रेजिस्टेंस आ गया, और यहाँ लग जाएगी बैटरी। इसको हम बोल देंगे बैटरी VBB। और ये इनपुट सर्किट पूरा हो गया। फिर आएगा यहाँ पर रेजिस्टेंस कलेक्टर के साथ जुड़ा हुआ है, और यहाँ पर आ गई बैटरी, ये रहा। और ये सर्किट यहाँ पर भी पूरा हो गया। यार ये पंखा चला देना इधर का, ये चला देना, जिससे दम घुट जाएगा मेरा अभी। है ना भाई। इस रेजिस्टेंस को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस RB, इसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस RC, या बोल देंगे RL। RL मतलब लोड रेजिस्टेंस, इसी को हम बोलते हैं कलेक्टर रेजिस्टेंस RC भी। तो क्या होता है, ये जो बैटरी लगाई गई है, इस बैटरी का पोटेंशियल इसको लिखते हैं VBB, क्योंकि बैटरी जुड़ी हुई है बेस के साथ में इसलिए। और ये जो बैटरी लगाई गई है ये जुड़ी हुई है कलेक्टर के साथ में, इसलिए इसको हम बोलते हैं VCC, बोल देंगे ऐसा। फिर आएगा यहाँ पर कि ये तो है इमिटर करंट। तो इमिटर करंट अगर बाहर जा रहा है तो ये है 100% करंट। अगर 100% करंट बाहर जा रहा है तो 100% करंट अंदर भी तो आएगा ना भाई। तो क्या होता है कि यहाँ पर IE अगर बाहर है तो IB इसके अंदर की तरफ, और IC भी अंदर की तरफ होगा, होगा ऐसा। फिर ना यहाँ पर ये तो हो जाएगा इनपुट लूप, ये तो हो जाएगा इनपुट लूप, और ये वाला हो जाएगा आउटपुट लूप। तो यहाँ पर जो भी टर्म्स होगी वो सब कहलाएगी इनपुट वाली, और यहाँ पर जो भी टर्म्स होगी वो कहलाएगी आउटपुट वाली। तो ये इनपुट लूप है और ये आउटपुट लूप है। यहाँ पर ये आ गया बेस और ये आ गया इमिटर। तो बेस और इमिटर में बीच में जंक्शन आ रहा है। इस जंक्शन का जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा इसको हम बोल देंगे VBE, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बेस एंड इमिटर। सिमिलरली यहाँ पर ये है कलेक्टर और इमिटर, इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस ये कहलाएगा VCE, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन कलेक्टर एंड इमिटर। हो जाएगा ऐसा। तो ये तो इसका डायग्राम पूरा हुआ। ठीक है। अब यहाँ पर फॉर्मूले बनते हैं। फॉर्मूले कौन से होंगे देखते हैं। यहाँ पर फॉर्मूले के अंदर सबसे पहला फॉर्मूला वो आएगा इनपुट रेजिस्टेंस का। अगर आपको RB दिया हुआ है तो यही यहाँ पर इनपुट रेजिस्टेंस कहलाएगा। और अगर आपको यहाँ पर RB ना दें तो RB ना देंगे तो आपको यहाँ पर या तो IB देंगे और VBE देंगे। ये है यहाँ पर IC। ठीक है। तो आपको या तो यहाँ पर IB देंगे और VBE देंगे। तो इन दोनों का यूज करके फिर आपको यहाँ से जो पोटेंशियल रेजिस्टेंस है वो निकालना पड़ेगा। तो R इक्वल टू V अपॉन I, तो यहाँ से हो जाएगा डेल्टा VBE अपॉन डेल्टा IB, ये कहलाएगा यहाँ पर इनपुट रेजिस्टेंस। सेकेंड है यहाँ पर आउटपुट रेजिस्टेंस। आउटपुट रेजिस्टेंस या तो RC आपको दिया जाएगा तो यही कहलाएगा आउटपुट रेजिस्टेंस। अगर ये ना देंगे तो फिर आपको VCE देंगे और IC देंगे। तो आपको यहां से निकाल लेना है आउटपुट रेजिस्टेंस। तो सेकंड फॉर्मूला आएगा R आउटपुट का, ये हो जाएगा डेल्टा VCE अपॉन डेल्टा IC। फिर थर्ड फॉर्मूला आएगा जो बड़ा काम का है, इसको हम बोलते हैं करंट गेन।
करंट गेन या करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर, बात दोनों की एक ही है, ठीक है ना। तो करंट गेन को ही हम करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर बोलते हैं, और ये यहां पर होगा बीटा। बीटा होता है यहाँ पर करंट गेन, मतलब इनपुट करंट देने पर कितना अपने को आउटपुट करंट मिल रहा है, तो आउटपुट बाय इनपुट ले लेंगे यहां से, तो आउटपुट करंट बाय इनपुट करंट करने पर अपने को यहां से मिल जाएगा करंट गेन। अब ये जो करंट है आईसी, ये अंदर जा रहा है, इसके अंदर जा रहा है, तो अपने को ये नहीं मानना कि ये इनपुट करंट हो गया, क्योंकि क्या होता है कि अपन पोटेंशियल लेंगे यहां पर, तो पोटेंशियल मिलेगा V इक्वल टू आई आर से, तो ये करंट का फ्लो चाहे अंदर करें चाहे बाहर करें, यहां हमें पोटेंशियल तो मिलेगा इसी आईसी इंटू आरसी करके, ठीक है ना। इसीलिए क्या होता है कि ये करंट कहलाएगा यहाँ पर आउटपुट करंट, तो बन जाएगा यहाँ पर से करंट गेन बीटा इक्वल टू हो जाएगा आउटपुट करंट बाय इनपुट करंट, तो आउटपुट तो है डेल्टा V डेल्टा आईसी अपॉन डेल्टा आई बी, तो ये हो जाएगा करंट गेन बीटा, या इसको हम आईसी अपॉन आई बी भी लिख सकते हैं। फोर्थ होगा यहाँ पर, इसको बोल देंगे वोल्टेज गेन, तो ये हो गया यहाँ पर वोल्टेज गेन। वोल्टेज गेन को हम ए वी से शो करते हैं, और वोल्टेज गेन ये हो जाएगा आउटपुट वोल्टेज बाय इनपुट वोल्टेज, तो आउटपुट वोल्टेज आएगा यहाँ पर, इनपुट वोल्टेज आएगा उधर, तो आउटपुट वोल्टेज V इक्वल टू आई आर से बन जाएगा डेल्टा आई सी आर सी अपॉन ये हो जाएगा डेल्टा आई बी आर बी, ये हो गया वोल्टेज गेन। अब डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई बी, ये तो कितना आ रहा है बीटा, तो बन जाएगा यहां से कि ये बीटा इंटू आर सी अपॉन आर बी, ठीक है, ये होगा वोल्टेज गेन। फिर आएगा यहाँ पर पावर गेन, पावर गेन, पावर गेन को हम ए पी से शो करते हैं, और पावर गेन बन जाएगा यहां पर से आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर, तो आउटपुट पावर फॉर्मूला होता है P इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर, या V स्क्वायर अपॉन आर, या V इंटू आई, तीनों में से आप कोई भी यूज कर लें इसके अंदर, ठीक है ना। तो मैं यहाँ यूज कर रहा हूँ आई स्क्वायर इंटू आर, तो डेल्टा आई सी स्क्वायर आर सी अपॉन डेल्टा आई बी स्क्वायर आर बी। अब यहाँ पर डेल्टा आई सी स्क्वायर पर डेल्टा आई बी स्क्वायर तो हो जाएगा बीटा का स्क्वायर, बन जाएगा यहाँ से ये बीटा स्क्वायर आर सी अपॉन आर बी, या इसको हम बीटा इंटू आर सी बाई आर बी कर दें ऐसा, तो बीटा इंटू आर सी बाई आर बी क्या है, ये वोल्टेज गेन है, तो बन जाएगा यहां से ये बीटा इंटू वोल्टेज गेन, ये आ गया, ठीक है। और लास्ट में फॉर्मूला आएगा एक और, जिसको हम बोलते हैं ट्रांस कंडक्टेंस। ट्रांस कंडक्टेंस को हम जीएम से शो करते हैं। ये होता है कि हमने इनपुट पोटेंशियल में चेंज किया जंक्शन के, तो आउटपुट करंट में कितना चेंज हुआ, तो इनपुट पोटेंशियल में चेंज करने पर आउटपुट करंट में चेंज, यही कहलाता है ट्रांस कंडक्टेंस। मतलब हो जाएगा यहां पर से कि जी एम इक्वल टू डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा वी बी ई, ये होगा ट्रांस कंडक्टेंस। अब इस वाले फॉर्मूले को आप थोड़ा और चेंज कर दें, तो आएगा फर्स्ट वाले फॉर्मूले से कि डेल्टा वी बी ई, ये हो जाएगा डेल्टा आई बी इंटू आर इनपुट, तो यहां पर आ जाएगा डेल्टा आई बी इंटू आर इनपुट, तो यहां पर ये होगा डेल्टा आई बी इंटू आर इनपुट। अब डेल्टा आई सी बाय डेल्टा आई बी बीटा हो जाएगा ये, तो आएगा यहां से बीटा अपॉन आर इनपुट, ये फॉर्मूला आएगा अपने पास में ट्रांस कंडक्टेंस का, ठीक है। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको याद होने चाहिए कॉमन इमिटर में। मैक्सिमम जो क्वेश्चन आएंगे वो आपके कॉमन इमिटर के ही आएंगे, ठीक है। मतलब आपके जो फॉर्मूले काम आएंगे वो सारे के सारे यही फॉर्मूले काम आने वाले हैं, और इस फॉर्मूले को याद करने का तरीका कुछ भी नहीं है, बस ये है कि भाई आपको आउटपुट अपॉन इनपुट करना है, करंट आउटपुट बाय करंट इनपुट, पावर आउटपुट बाय पावर इनपुट, पोटेंशियल आउटपुट बाय पोटेंशियल इनपुट करना है इसके अंदर, ठीक है ना। तो बस आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर आउटपुट किस पे जा रहा है और इनपुट किस पे जा रहा है। तो अगर इमिटर कॉमन है, हाँ, ट्रांस कंडक्टेंस है कि अपन ने यहाँ पर इस जंक्शन के इनपुट पोटेंशियल में कितना चेंज किया, ये पोटेंशियल चेंज होने पर यहाँ आउटपुट करंट में कितना चेंज हो रहा है, इसका जो रेशियो होगा वो कहलाएगा ट्रांस कंडक्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पर आपको आउटपुट बाय इनपुट करना है, तो ध्यान रखना कि अगर हमने इमिटर को कॉमन कर दिया तो ये हो जाएगा आउटपुट तो आएगा कलेक्टर पे, इनपुट आ जाएगा बेस पर। अब दो तरह के और आएंगे इसके अंदर, जो है कॉमन बेस और कॉमन कलेक्टर, तो वहां पर भी कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको याद होने चाहिए, कहां पर आउटपुट जाएगा कहां पर इनपुट जाएगा, वो बता रहा हूं मैं इसके अंदर आगे। देखिए, तो यहां पर तीन तरह के कॉन्फ़िगरेशन है।
ये रहा, ये तो हो गया कॉमन बेस। दूसरा आएगा कॉमन इमिटर, ये रहा कॉमन इमिटर, और ये हो जाएगा कॉमन कलेक्टर इधर। यह कॉमन कलेक्टर। अब इन तीनों के लिए करंट गेन क्या होगा, क्योंकि इन तीनों का करंट गेन ही अपने काम आएगा अधिकतर, तो है ना। तो आएगा यहां पर करंट गेन, करंट गेन। करंट गेन की वैल्यू कॉमन बेस वाले में ये हो जाएगी अल्फा। ठीक है, तो अगर आपको यहाँ पर अल्फा दिया जा रहा है या कॉमन बेस बोला जा रहा है तो बोल देना कि यहाँ पर वो अल्फा दिया गया आपको वोल्ट करंट गेन के लिए, है ना। अल्फा होता है यहाँ पर आउटपुट करंट बाय इनपुट करंट। अब कॉमन बेस में बेस तो कॉमन हो गया, तो आउटपुट आएगा किस पर, कलेक्टर पर, है ना, और इनपुट कैसा आएगा, इमीटर पर। हो जाएगा ऐसा, तो ये हो जाएगा यहाँ से इनपुट सर्किट, ये हो गया यहाँ पर आउटपुट सर्किट। तो ये तो हो गया यहाँ से आई ई, ये हो गया यहाँ पर आई बी, और ये हो गया यहाँ पर आई सी। तो आउटपुट करंट तो यहाँ पर आई सी है, इनपुट करंट कौन सा है, आई ई। तो बन जाएगा यहाँ से कि अल्फा इक्वल टू डेल्टा आई सी, डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा ई, या इसको हम आई सी अपॉन आई ई भी लिख सकते हैं। अब आई होता है 95% करंट होता ना भाई, और आई ई कितना होता है, 100% होता है ऐसा। तो 95/100 कितना हो जाएगा, 1 से कम आएगा, इसलिए अल्फा की वैल्यू 1 से कम आती है। दूसरा कॉमन इमीटर जो आपने पढ़ा अभी अभी, है ना, यहाँ पर इमीटर तो कॉमन हो जाएगा, तो ये तो जाएगा आई ई, इनपुट में आ जाएगा आई बी, आउटपुट में चल जाएगा आई सी। तो ये तो हो गया इनपुट सर्किट, ये हो गया आउटपुट सर्किट। तो यहाँ पर से जो करंट गेन होगा वो कहलाएगा बीटा, बीटा हो जाएगा डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई बी, ये बन जाएगा आई सी अपॉन आई बी। अब आई सी तो होगा 95% करंट और आई बी होगा 5% करंट, तो 95/5 1 से ज्यादा आएगा, इसीलिए बीटा की वैल्यू 1 से ज्यादा आएगी। थर्ड कौन सा है, कॉमन कलेक्टर। इसके अंदर क्या होता है भाई कि ये तो है कलेक्टर, ये है इमीटर, आई ई बाहर जा रहा है, आई बी तो अंदर आ गया और आई सी भी अंदर आ गया, ये रहा। ठीक है, ये तो हो गया इनपुट सर्किट, ये हो जाएगा आउटपुट सर्किट। तो आउटपुट में कौन सा आ रहा है, आई ई, इनपुट में कौन सा आ रहा है, आई बी, हो जाएगा ऐसा। तो यहाँ पर जो करंट गेन होगा उसमें लिखते हैं गामा। तो गामा इक्वल टू हो जाएगा आउटपुट मतलब डेल्टा आई ई अपॉन डेल्टा आई बी, या ये आई ई अपॉन आई बी कहलाएगा, ये 1 से ज्यादा आएगा आगे। ठीक है, तो ये हो गए अल्फा बीटा और गामा। तो आपको कौन सा कॉन्फ़िगरेशन दिया गया है उसके हिसाब से पता होना चाहिए कि आपको अल्फा दिया है या बीटा दिया है, क्या पूछा गया आपसे वो भी देखना है इसके अंदर, है ना। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज कैसे आएगी, क्वेश्चन कैसे आएंगे वो अपन करेंगे अभी अभी। और साथ में यहाँ पर अल्फा बीटा और गामा में क्या रिलेशन है वो भी चेक करते हैं। तो आएगा यहाँ पर रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा एंड गामा, देखिए। तो आएगा रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा एंड गामा। तो इसमें इक्वेशन आती है सबसे पहले कि भाई आई ई इक्वल टू आई बी प्लस आई सी। अब अगर मैं इस वाली इक्वेशन को डिवाइड कर दूं बाय आई सी, तो आई सी से डिवाइड करने पर आई ई अपॉन आई सी इक्वल टू आई बी अपॉन आई सी प्लस 1 आ गया। अब आई ई अपॉन आई सी ये रहा, आई ई अपॉन आई सी हो गया ना ऐसा, मतलब ये तो हो जाएगा 1 बाय अल्फा। तो यहां पर तो आ जाएगा 1 अपॉन अल्फा इक्वल्स टू आई बी अपॉन आई सी, कहीं आ रहा है क्या, ये रहा आई बी अपॉन आई सी, कितना हो जाएगा ये 1 अपॉन बीटा। यहां पर आएगा इसके अंदर 1 अपॉन बीटा साथ में प्लस 1, इसका ले एलसीएम। तो 1 बाय अल्फा इक्वल्स टू बीटा, तो इसका एलसीएम आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा बीटा प्लस 1, उसका आप रेसिप्रोकल कर लें। तो आ जाएगा यहाँ से कि अल्फा इक्वल्स टू बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा। तो ये फॉर्मूला होता है कि अगर आपको बीटा दिया गया है तो आप वहां से अल्फा फाइंड आउट कर सकते हैं। और यहीं से एक फॉर्मूला और जनरेट होता है कि अगर आपको अल्फा दिया है तो आप बीटा निकाल सकते हैं, तो बीटा इक्वल टू जाएगा अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा। तो ये फॉर्मूला भी अपने पास में आता है। तो ये दोनों ही फॉर्मूले अपने काम के हैं, आगे काम आएंगे अपने, ठीक है ना। तीसरा मामला होता है गामा का।
ये काम का तो नहीं है, लेकिन फिर भी आप देख लें, अगर आ गया तो, है ना। आगे क्वेश्चन आएगा मेरे पास में कि आई ई इक्वल टू आई बी प्लस आई सी। इस वाले इक्वेशन को आप डिवाइड करते हैं बाय आई बी। डिवाइडेड बाय आई बी करने पर ये तो हो जाएगा आई ई अपॉन आई बी इक्वल्स टू 1 प्लस आई सी अपॉन आई बी। अब यहां पर आई ई अपॉन आई बी कहाँ गया, ये रहा, कितना है ये गामा, तो गामा इक्वल्स टू 1 प्लस आई सी अपॉन आई बी हो जाएगा बीटा, तो गामा इक्वल टू 1 प्लस बीटा। तो ये तीन फॉर्मूले हैं, इन्हीं पर क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, क्वेश्चन कैसे आएंगे, लिखिए क्वेश्चन। लिखिए भाई, इन कॉमन बेस ट्रांजिस्टर, इन कॉमन बेस ट्रांजिस्टर, कॉमन बेस ट्रांजिस्टर करंट गेन इज, करंट गेन इज 0.98। in common base transistor current gain is 0.98, then find current gain, then find current gain in common emitter configuration, then find current gain in common emitter configuration। कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन में करंट गेन फाइंड आउट करना है। क्या दिया गया आपको, अल्फा दिया है, क्या पूछा है, बीटा। फॉर्मूला कौन सा आएगा इसमें देख ले, है ना, कितना आ जाएगा 49 आएगा ना भाई ऐसा। देखिए भाई, बड़ा इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आपको दिया गया यहाँ पर कि अल्फा तो है 0.98, आपसे पूछा गया है बीटा, तो करंट गेन इन कॉमन बेस ये होता है अल्फा। अल्फा आपको दिया गया है, आपसे पूछा गया है करंट गेन इन कॉमन इमीटर, पूछा गया आपसे बीटा, तो बीटा पूछा गया है, तो फॉर्मूला क्या ये वाला, बीटा इक्वल टू अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा। तो यहां से अपने पास में आता है फॉर्मूला है कि बीटा इक्वल टू अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा, तो 0.98 अपॉन 1 माइनस 0.98 ये हो जाएगा 49। ठीक है, एक क्वेश्चन और लिखे, in a, in a common emitter NPN transistor, in a common emitter NPN transistor, common emitter NPN transistor, 90% electrons, 90% electrons emitted by emitter, 90% electrons emitted by emitter reaches at collector, 90% electrons emitted by emitter reaches at collector. If collector current is, if collector current is, collector current is 10 milliampere, current is 10 milliampere, then find base current and emitter current, then find base current and emitter current। जो अपन ने कल वर्किंग देखी थी, मैंने कहा था उसमें कि इमीटर से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन बेस में जाएंगे, बेस से पहुंच जाएंगे कलेक्टर में। यहां बोला गया है कि 90% इलेक्ट्रॉन्स इमीटर से पहुंच गए कलेक्टर में, बाकी 10% कहाँ कंबाइन हो गए बेस में। तो आईई का जो 90% है वो आईसी है, बस यहीं से करो सोल्व। 11.1 तो आ गया आईई, और आई भी कितना हो जाएगा 1.1, है ना।
आ गया। देखिए भाई, इस क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि भाई आईसी जो है वो आईई का 90% है। ये बोला है आपसे क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि 90% इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे हैं इमिटर से कलेक्टर में, तो कलेक्टर में जितने इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे उतना ही वहां करंट हो जाएगा। ठीक है ना। तो 90% पहुंच रहे हैं तो 90% करंट ही हो जाएगा कलेक्टर वाला आईई का। तो बन जाएगा यहां से कि आईसी इक्वल टू आईई का 90%, ये आपको दिया हुआ है। और आपको आईसी भी दिया हुआ है, ये है 10 मिली एम्पियर के इक्वल। तो आप पहले यहां से आईई फाइंड आउट कर लें, तो आईई इक्वल टू हो जाएगा 10 इंटू 100/90, ये बन जाएगा 11.1 मिली एम्पियर। ये तो आ गया आईई। आपको निकालना आईबी भी है, तो आईबी इक्वल टू हो जाएगा आईई माइनस आईसी, तो 1.1 मिली एम्पियर। ठीक है। एक क्वेश्चन और लिखे। इन अ कॉमन एमिटर एम्पलीफायर, in a common emitter amplifier voltage gain is 50. Common emitter amplifier voltage gain is 50. If input resistance is 1 kilo ohm and output resistance is 2 kilo ohm, then find voltage power gain. Find power gain. कितना? 1250। आपको वोल्टेज गेन दिया गया है, ये आ रहा है 50 के इक्वल। आपको यहाँ पर इनपुट रेजिस्टेंस दिया गया है, तो आर इनपुट आपको दिया गया है यहाँ पर 1 किलो ओम, और आपको आर आउटपुट भी दिया गया है, ये आ रहा है 2 किलो ओम। ये रहा। आपसे पूछा गया पावर गेन, फॉर्मूला आता है यहाँ पर कि पावर गेन एपी का फॉर्मूला ये रहा अपने पास में, ये रहा फॉर्मूला पावर गेन का। ये हो जाएगा बीटा स्क्वायर आर आउटपुट बाय आर इनपुट, या बीटा इंटू ए वी हो जाएगा। मतलब आपको यहाँ पर दोनों के लिए ही बीटा चाहिए, है ना। तो बीटा चाहिए तो क्या करेंगे, पहले आप यहाँ से बीटा फाइंड आउट करेंगे, तो आ जाएगा बीटा इंटू ए वी। तो हम निकालते हैं पहले इस वोल्टेज गेन से बीटा, तो ए वी इक्वल टू होता है बीटा आर आउटपुट बाय आर इनपुट। तो यहां से आप जैसे बीटा निकालेंगे तो बीटा इक्वल टू हो जाएगा ए वी इंटू आर इनपुट बाय आर आउटपुट, मतलब हो जाएगा 25। ये तो हो गया यहाँ से बीटा। बस आपको क्या करना है, पावर गेन करना है, तो एपी इक्वल टू हो जाएगा बीटा इंटू वोल्टेज गेन जो है 50, तो हो जाएगा 1250। तो इन फॉर्मूले पे क्वेश्चन आपके इससे आएंगे, लैंग्वेज वाले, है ना। अब कुछ क्वेश्चन आते हैं यहाँ पर इस सर्किट पे बेस्ड, है ना। ये वाले क्वेश्चन कैसे करेंगे, तो इनके लिए आपको जो है यहाँ पर ये दो लूप दिए गए हैं, एक तो इनपुट वाला, दूसरा आउटपुट वाला। तो दोनों ही लूप के अंदर आपको केवीएल लगाना पड़ेगा, जहां रिक्वायरमेंट है, चाहे इनपुट में हो चाहे आउटपुट में। तो यहां पर देखते हैं कि केवीएल किस लगेगा इसके अंदर, ठीक है ना। तो आएगा यहाँ पर केवीएल इन ट्रांजिस्टर, तो उसको मैं ये लिख रहा हूँ इसके अंदर, तो केवीएल इन ट्रांजिस्टर देना भाई, कि यहाँ पर दो लूप दिए गए हैं। तो ये जो लेफ्ट वाला लूप होगा ये तो कहलाएगा इनपुट लूप, और राइट वाला लूप कहलाता है आउटपुट लूप। तो हम पहले तो इस वाले इनपुट लूप में लगाएंगे केवीएल। तो हमने केवीएल लगाया इस तरह से, यूं। अब केवीएल लगा रहे हैं तो हमने लगाया पहले बैटरी, बैटरी में से हम जहां से बाहर आए बाद में टर्मिनल आएगा वही अपन ले लेंगे, तो वो आ रहा है प्लस का, तो बन जाएगा प्लस का वी बी बी। फिर हम रेजिस्टेंस में जा रहे हैं करंट के अलोंग,
तो करंट के अलोंग जाएंगे तो पोटेंशियल में ड्रॉप आता है, ड्रॉप आता है तो पोटेंशियल कम हो जाएगा, कम हो गया मतलब माइनस, तो बन जाएगा माइनस का आई बी आर बी। फिर यहां पर आ रहा है जंक्शन, जंक्शन में होगा रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस में करंट का फ्लो कर रहा है, करंट के अलोंग हम केवीएल लगा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, अगेन माइनस हो जाएगा, तो बन जाएगा माइनस का वीबीई, और ये यहां से लूप पूरा हो गया इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। तो यहां पर जो पहली इक्वेशन आएगी वो आएगी यहां से कि वी बी बी माइनस आई बी आर बी माइनस वी बी ई इक्वल टू 0। ये तो आ गई पहली इक्वेशन। सेकंड आएगी यहां पर इस लूप में, आउटपुट लूप के अंदर, तो आउटपुट लूप ये सेकंड लूप है, और यहां पर हम केवल लगा देंगे ऐसे, तो ये होगा केवल डायरेक्शन। अब इस डायरेक्शन में केवल लगाने पर ये तो आ गई बैटरी, अगेन बैटरी के बाद में कौन सा आ रहा है, प्लस टर्मिनल आ रहा है, तो प्लस का वीसीसी, करंट के अलोंग हम जा रहे हैं तो माइनस का आईसीआरसी, अगेन जंक्शन आ गया, जंक्शन में होगा रेजिस्टेंस, करंट के अलोंग जा रहे हैं तो अगेन कितना जाएगा, माइनस आ जाएगा, तो माइनस का वीसीई, लूप पूरा हो गया इक्वल टू 0। तो यह बन जाएगा वीसीसी माइनस आईसीआरसी माइनस वीसीई इक्वल टू 0। तो यहां पर आएगा सेकेंड लूप के वीसीसी माइनस आईसीआरसी माइनस वीसीई इक्वल टू 0। तो ये होगी इक्वेशन नंबर 2 केवीएल की। अब इन दोनों इक्वेशन में से आपको क्या अननोन है, क्या आपको दिया गया है क्वेश्चन में, वही आपको यहां पर फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। कैसे करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर, तो क्वेश्चन आएंगे अपने पास, देखना भाई। ये क्वेश्चन दिया गया आपको, ये रेजिस्टेंस आपको दिया गया आरबी, आपको निकालना है वीबीबी कितना होगा, बैटरी वीबीबी कहां पर आएगी, चेक कर लें इसके अंदर, है ना। कितना आ रहा है, कितना 1.6, ऐसा रहा है किसी का। देखिए भाई, इस क्वेश्चन के लिए पहले तो आप यहां पर लिख लें क्या क्या टर्म्स है, तो ये तो आ गई वी बी बी, ये हो जाएगा वी सी सी, ये हो जाएगा आर सी, ये होगा अपने पास में आर बी, करंट का फ्लो ये हो गया आई ई बाहर है तो आई बी इसके अंदर की तरफ होगा, और आई सी भी अंदर होगा। यहाँ पर हो जाएगा अपने पास में 0.6 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस आपको दिया हुआ ये वीबीई, ठीक है ना। आपसे पूछा गया है कि वीबीबी क्या होगा। अब वीबीबी आ रहा है यहाँ पर, तो अपने को ऐसा लूप लेना है जिसमें ये वाली वैल्यू आ जाए, ठीक है ना। तो इस वाली वैल्यू को लेने के लिए अपने को केवीएल भी इसी लूप में लगाना पड़ेगा, फर्स्ट लूप के अंदर, तो यहाँ हम लगा दें केवीएल। जैसे मैंने यहाँ पर केवीएल लगाया, तो केवीएल लगाते ही अब जो इक्वेशन आएगी वो है ये वाली फर्स्ट वाली, वीबीबी माइनस आई बी आर बी माइनस वीबीई इक्वल टू 0। तो यहां पर आएगी इक्वेशन ये कि वी बी बी
माइनस आई बी आर बी माइनस वी बी ई इक्वल टू 0। अब इस वाली इक्वेशन में आपको वी बी बी फाइंड आउट करना है। इसके लिए अपने को ये तीनों टर्म चाहिए। आपको वी सी बी बी तो दिया हुआ है 0.6, आपको आर भी दिया हुआ है, कितना है ये 100 किलो ओम, लेकिन आपको आई भी दिया हुआ नहीं है। आई भी दिया हुआ नहीं है, लेकिन आपको यहाँ पर बीटा और आईसी तो दिया है ना भाई। तो बीटा और आईसी दिया हुआ है, तो बीटा इक्वल टू आईसी अपॉन आई बी होता है ऐसा। तो आप यहाँ पर इन दोनों का यूज करके आई बी फाइंड आउट कर लें पहले। तो आएगा यहाँ से कि आई बी या बीटा इक्वल टू होता है आई सी अपॉन आई बी। तो आई बी इक्वल टू हो जाएगा आई सी अपॉन बीटा। तो आईसी तो कितना रहा ये 1 मिली एम्पियर बाय 100, तो हो जाएगा 0.01 मिली एम्पियर। ये हो गया आईबी। अब इस आईबी का आप यूज कर ले यहाँ इक्वेशन के अंदर। तो आईबी पता है, आर भी पता है, वीबीई पता है, सब कुछ पता है। आप निकाल लें वीबीबी, तो आएगा यहाँ से कि वी बी बी इक्वल टू आई बी आर बी प्लस वीबीई। तो आईबी तो हो गया 10⁻⁻5 एम्पियर, ये वाला। तो 10⁻⁻5 इंटू आर बी हो जाएगा 10⁻5 एम्पियर प्लस वीबीई है 0.6। ये कैंसिल हो जाएगा 1, तो 1 प्लस 0.6 हो जाएगा 1.6 वोल्ट। ठीक है, इसका आंसर आएगा 1.6 वोल्ट के इक्वल। एक क्वेश्चन और दे रहा हूं मैं यहाँ पर। ये ले, देखना भाई, यहाँ पर आपको दिया गया ये 15 वोल्ट की बैटरी है, ये 2 किलो ओम का रेजिस्टेंस है, और आपको यहाँ पर बीटा ये दिया हुआ है अगेन 100, और VCE दिया हुआ है 7 वोल्ट। आपको निकालना है कि करंट IB कितना होगा। और VBE ये 0 दिया हुआ है। IB निकालें इसके अंदर। आया कुछ? देखिए भाई, इस वाले क्वेश्चन में आपको IB निकालना है। IB कहाँ आएगा पहले तो देखो, देखना यहां पर आपको दिया हुआ है, ये तो है IE, IE बाहर है, तो IB ये अंदर होगा, IC भी अंदर होगा, ये हो जाएगा रेजिस्टेंस RB, ये आपको दिया गया बैटरी VBB, यहाँ का पोटेंशियल हो जाएगा VBE हो जाएगा, यहाँ का पोटेंशियल हो जाएगा VCE। अब क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया है IB, तो IB निकालने के लिए हमें लूप चाहिए, कौन सा? इनपुट लूप चाहिए ऐसा। लेकिन अगर मैं यहां पर इनपुट लूप में केवीएल लगाऊंगा, तो ये केवीएल लगाने के लिए मुझे VBB चाहिए, मुझे RB चाहिए, और यहां पर मुझे IB तो चाहिए ही सही। ठीक है ना? तो अगर मैं इस लूप में केवीएल लगाऊं, तो अपने पास तो वैल्यू दी गई नहीं, मतलब हम इस लूप में केवीएल नहीं लगा सकते।
तो अपने पास बचा केवल सेकंड लूप आउटपुट वाला। तो हम जो केवल लगाएंगे अब वो लगाएंगे केवल सेकंड लूप में, आउटपुट लूप में। अब यहां पर केवीएल लगाने से अपने को क्या मिलता है देखते हैं। तो आएगा यहां पर कि ये हो गया 15 वोल्ट, तो 15 माइनस आई सी इंटू आर सी माइनस वी सी ई इक्वल टू 0। तो 15 माइनस आई सी इंटू आर सी आपको दिया गया है 2 किलो ओम माइनस वी सी आपको दिया गया है 7 इक्वल टू 0। तो आप यहां से आई सी निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो आएगा यहाँ से 15 माइनस 7 हो जाएगा 8, तो 8 इक्वल टू हो जाएगा आई सी इंटू 2 इंटू 10⁻3। तो आई सी इक्वल टू हो जाएगा 4 मिली एम्पियर। ये तो आ गया आई सी, ठीक है ना। आपसे पूछा गया है आई बी। तो आई बी निकालने के लिए आपको दिया गया है बीटा। तो बीटा इक्वल टू होगा आई सी अपॉन आई बी। तो बन जाएगा यहां से कि बीटा इक्वल टू आ गया आई सी अपॉन आई बी। तो आपको निकालना यहां से आई बी है। तो आई बी इक्वल टू आई सी अपॉन बीटा। तो आई सी तो है 4 मिली एम्पियर अपॉन 100 इक्वल टू हो जाएगा 0.04 मिली एम्पियर, या ये हो जाएगा 40 माइक्रो एम्पियर, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है उसके अकॉर्डिंग ही केवीएल लगाएंगे अपन, है ना। एक क्वेश्चन और दे रहा हूं मैं आपको। क्वेश्चन तो सर्किट चेंज करते जाओ, चेंज होते जाएंगे क्वेश्चन तो, है ना। तो बेसिक क्वेश्चन यही वाले हैं, इन्हीं पर सारे क्वेश्चन दूसरे बेस्ड होंगे। बस आपको यहाँ पर केवल लगाना आना चाहिए बस, ठीक है ना। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी क्वेश्चन की आपको उसके लिए। और ये आपको इधर दिया गया रेजिस्टेंस, ये तो दिया गया 20 वोल्ट, ये दिया गया है 2 किलो ओम, ये दिया गया है 1 किलो ओम, और यहाँ पर पोटेंशियल दिया गया है 20 वोल्ट, और ये अर्थिंग कर दी। साथ में आपको दिया हुआ है यहाँ पर के वी बी ई ये है 0 और वी सी ई ये भी है 0। तो आपको निकालना है कि बीटा कितना होगा। हाँ, बीटा इक्वल टू होता है आई सी अपॉन आई बी। तो आपको आई सी भी चाहिए और आई बी भी चाहिए। कितना आएगा 2। हाँ, देखिए भाई, ये आपको दिया हुआ है करंट आई ई, आई ई बाहर हो गया तो आई बी यहां पर अंदर आ जाएगा, आई सी भी यहां पर अंदर आ जाएगा, ये रहा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है कि आपको यहाँ पोटेंशियल दिया गया बैटरी का, यहाँ पर पॉइंट दिया गया 20 वोल्ट पर, ये दिया गया 1 किलो ओम, यहाँ भी देगा 20 वोल्ट, यहाँ देगा 2 किलो ओम। आपको क्या करना है कि यहाँ से आई बी निकालना है और आई सी दोनों ही आपको यहाँ फाइंड आउट करने हैं। तो आई बी फाइंड आउट करने के लिए हम केवीएल लगाएंगे यहाँ से ये ऐसे। तो ये हो गया डायरेक्शन ऑफ केवीएल। अब केवीएल लगाया तो ये तो है 20 वोल्ट पर, तो 20 करंट के अलोंग जा रहे हैं रेजिस्टेंस में, तो माइनस का आई बी इंटू आर बी। फिर यहाँ पर आएगा पोटेंशियल वीबीई, वो आपको दिया गया कितना 0 के इक्वल, तो माइनस का वीबीई माइनस का 0 इक्वल टू अर्थिंग मतलब 0 वोल्ट, ठीक है ना। तो आएगा यहाँ पर केवीएल से कि 20 माइनस आई बी इंटू आर बी इक्वल टू 0। तो यहां से आप आई बी निकाल लें, तो आई बी इक्वल टू आएगा 20 मिली एम्पियर, ये हो गया अपने पास में आई बी। फिर आप यहाँ पर निकाल लें, यहां पर केवल लगाएं, तो आपको निकालना आईसी है, तो आईसी के लिए हमने केवल लगाया ऐसे, ठीक है। तो आएगा यहां से 20, तो 20 माइनस आई सी इंटू आर सी, तो ये हो गया आई सी इंटू आर सी माइनस का वीसीई अगेन हो जाएगा यहाँ पर 0 का इक्वल, इक्वल टू जाएगा 0, तो यहाँ पर आ गया इक्वल टू 0।
तो आप निकालने में कि आईसी इक्वल टू हो जाएगा 20/2 × 10⁻³ मतलब 10 मिली एम्पियर। ये आ गया अपने पास में आईसी। आपको निकालना यहाँ से बीटा है, तो बीटा इक्वल टू IC/IB। तो आईसी तो कितना है आपको यहाँ पर 10 मिली एम्पियर अपॉन आईबी कितना है 20। तो यहाँ कितना आएगा, ये 0.5 आएगा भाई। ये रहा 0.5 आएगा ये। तो यही सही ना, है ना। तो ये हुआ अपने पास में इसके क्वेश्चंस। क्वेश्चंस ऐसे ही आएंगे, बस यहाँ पर सर्किट चेंज हो जाएगा। तो सर्किट चेंज होने पर क्वेश्चन की जो फ्रीक्वेंसी होगी अपने पास चेंज हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है ना। तो क्वेश्चन को आप जो आपके दिए गए हैं मॉडल के अंदर वो सारे क्वेश्चन आप कर लेना। टाइम मिलेगा आगे तो आप उनको डिस्कस कर लेंगे एक बार, है ना। तो ये हुए क्वेश्चंस पूरे। हाँ क्या, केसीएल से, केसीएल से अपने को आईई यहां पर, हाँ तो आईई आईबी प्लस आईई आईसी इक्वल टू आईई होगा यहाँ पर। आईबी तो निकालना पड़ेगा ना भाई, कैसे निकालोगे, निकाल देंगे तो सही, तरीका तो वही है ना। तो ये अपने पास में हो गए। अब आएगा यहाँ पर कि अपन ने जो अभी तक ट्रांजिस्टर पढ़ा ये अपने किस काम का, ठीक है। तो जरूर इसका कोई ना कोई अपने पास में एग्जांपल ऐसा होना चाहिए जो अपने डेली लाइफ में काम आ रहा है, ठीक है। तो क्या होता है, जो ट्रांजिस्टर है ये यूज में आता है एज एन एम्पलीफायर। एम्पलीफायर क्या होता है, जो सिग्नल के एम्पलीट्यूड को बढ़ा दे, ठीक है ना। तो सिग्नल के एम्पलीट्यूड को बढ़ा देगा तो बन जाएगा एम्पलीफायर। जैसे ये माइक्रोफोन, मैं यहां से बोल तो धीरे रहा हूं लेकिन आपको आवाज तेज आ रही है, ठीक है ना। मतलब जो मैं यहां से सिग्नल दे रहा हूं उन सिग्नलों के एम्पलीट्यूड को बढ़ाया जा रहा है और आप तक भेजा जा रहा है। तो जरूर यहां पर कुछ ऐसा डिवाइस लगा हुआ है जो मेरे द्वारा दिए गए सिग्नलों के एम्पलीट्यूड को बढ़ा रहा है, ठीक है ना। तो मतलब लगाया गया है एक एम्पलीफायर। तो एम्पलीफायर की हेल्प से ही सिग्नल के एम्पलीट्यूड को बढ़ाया जा रहा है और आप तक वो मिल रहे हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि एम्पलीफायर में ऐसा क्या लगा होगा जो यहां पर सिग्नल के एम्पलीट्यूड को बढ़ा दे। तो उसके अंदर लगा हुआ होता है एक ट्रांजिस्टर। तो ट्रांजिस्टर की हेल्प से ही वो सिग्नल के एम्पलीट्यूड को इंक्रीज करेगा। कैसे करेगा वो अपन अभी देखेंगे आगे। दूसरी बात यह है कि जो स्विचेस होते हैं, स्विच के अंदर भी लगाया जाता है ट्रांजिस्टर। तो स्विच ऑन स्विच ऑफ वहां पर होता है ट्रांजिस्टर। अब स्विच ऑन या ऑफ में या तो करंट का फ्लो करेगा, करंट का फ्लो नहीं करेगा। तो वो कैसे होता है ट्रांजिस्टर के अंदर उसका अपन यहाँ पर देखते हैं। तो आएगा यहाँ पर सबसे पहला एप्लीकेशन वो होगा ट्रांजिस्टर एज अ स्विच। देखते हैं यहाँ पर ट्रांजिस्टर एज अ स्विच। देखिए भाई, तो ट्रांजिस्टर एज अ स्विच के अंदर अपने पास में आएगा डायग्राम। सेम टू सेम यही डायग्राम अपन काम में लेंगे, इसके अंदर अभी यूज में लेंगे। ये लो, तो पहला आएगा एप्लीकेशन में एज अ स्विच। ये रहा, देखिए ट्रांजिस्टर को एज अ स्विच यूज में लेने के लिए हमने ले लिया यहाँ पर कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर। कॉमन एमिटर के अंदर बैटरी आ गई, रेजिस्टेंस आ गया, पोटेंशियल आ गया, करंट आ गया, सब कुछ होगा वही रहेगा इसके अंदर, ठीक है ना। अब क्या होता है कि हमें यहाँ पर कुछ देना पड़ेगा इनपुट। इनपुट देंगे और आउटपुट ले लेंगे। तो इनपुट तो हम देते हैं इस बैटरी के अक्रॉस। तो ये बैटरी ही यहाँ पर इनपुट वोल्टेज का काम करेगी। तो बन जाएगा यहाँ पर कि ये बैटरी के अक्रॉस मैंने यहाँ पर शो कर दिया है इनपुट वोल्टेज। तो ये तो हो गया इनपुट वोल्टेज वी इन। तो ये बैटरी ही यहाँ पर इनपुट वोल्टेज होती है, इसको ये शो कर रहा है। दूसरा जो अपने को यहाँ पर आउटपुट मिलेगा, तो आउटपुट लेने के लिए हम लगाते हैं कि भाई ये जो बैटरी वीसीसी और ये आरसी है इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही यहाँ पर आउटपुट वोल्टेज कहलाएगा, ठीक है। मतलब यहाँ पर आएगा अपने पास में आउटपुट वोल्टेज ये यहाँ से और यहाँ पर, तो ये कहलाएगा वी आउटपुट। ये हो गया वी आउटपुट ऐसा।
तो ये तो हो गया इनपुट वोल्टेज, ये हो गया आउटपुट वोल्टेज। अब इनपुट वोल्टेज की इक्वेशन वो आएगी यहां पर केवीएल से। तो लगाते हैं केवीएल इन द फर्स्ट लूप, इनपुट लूप। तो आएगा यहाँ पर केवीएल के अंदर वीबीबी माइनस आईबी आरबी माइनस वीबी इंटू इक्वल टू 0। बन जाएगा यहाँ से कि इक्वेशन आएगी अपने पास में कि वी बी बी माइनस आई बी आर बी माइनस वी बी ई इक्वल टू 0। और इस वाले इक्वेशन को अब मैं इनपुट वाले इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेता हूं। तो बन जाएगा यहां से कि वी इनपुट इक्वल टू होगा वी बी बी, और वी बी बी यहां पर इक्वल टू आ जाएगा आई बी आर बी प्लस वी बी ई। ये तो हो गई पहली इक्वेशन इनपुट की, वी इनपुट की। फिर आएगा यहाँ पर सेकंड इक्वेशन जो आएगी आउटपुट में। तो आउटपुट की इक्वेशन आ जाएगी यहाँ से वी सी सी माइनस आई सी आर सी माइनस वी सी ई इक्वल टू 0। तो ये होगा यहाँ पर वी सी सी माइनस आई सी आर सी माइनस वी सी ई इक्वल टू आ गया 0। अब इस वाली इक्वेशन को हम कन्वर्ट करते हैं आउटपुट वाली इक्वेशन में। तो आउटपुट आता है यहाँ पर मतलब वी सी सी माइनस आई सी आर सी, ये कहलाएगा अपने पास में आउटपुट। और यहां से VCC माइनस ICRC ये इक्वल टू होगा VCE के। तो जो VCE है यही यहां पर आउटपुट वोल्टेज कहलाएगा। तो बन जाएगा यहां से वही V आउटपुट इक्वल टू VCE, और ये हो जाएगा अपने पास में VCC माइनस ICRC, और ये होगी सेकेंड इक्वेशन आउटपुट की। ठीक है, ये तो आगे इनपुट की आ गई आउटपुट की। अब क्या होता है कि अपने को यहाँ चेक करना है कि यहाँ पर स्विच ऑफ है या स्विच ऑन है, कैसे है। तो पहला केस इसके अंदर आएगा, फर्स्ट केस, कि अगर मैंने ये जो ट्रांजिस्टर लिया है, अगर ये हमने लिया है सिलिकॉन से बना हुआ, किससे, सिलिकॉन से। तो सिलिकॉन वाले ट्रांजिस्टर में करंट का फ्लो 0.1 वोल्ट पे करता है क्या? सिलिकॉन में करंट का फ्लो कब करता है? 0.6 वोल्ट के बाद करता ना ऐसा। तो क्या होता है कि सिलिकॉन का आपने लिया तो सिलिकॉन में 0.6 वोल्ट के बाद ही करंट का फ्लो स्टार्ट होगा। मतलब अगर मैंने यहां पर केस 1 के अंदर इनपुट वोल्टेज को 0.6 वोल्ट से कम रखा, तो आएगा ऐसा कि अगर यहाँ पे इनपुट वोल्टेज लेस देन 0.6 वोल्ट हुआ, तो अभी यहाँ पे इसके अंदर करंट का फ्लो नहीं करेगा। करंट का फ्लो नहीं कर रहा मतलब आईबी कितना हो गया? 0। आईबी 0 हो गया तो आईसी भी कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। आईबी 0 तो आईसी 0। ये ऐसा इसलिए होता है कि भाई कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इमिटर से बेस में गए ही नहीं। जब इमिटर से बेस में नहीं जाएंगे तो बेस से इलेक्टर में भी नहीं जाएंगे। तो आईबी 0 है तो आईसी भी कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसलिए क्या होता है कि अगर आईबी का फ्लो 0 है तो आईसी भी 0 रहेगा। तो पहले केस में आईबी 0 तो आईसी भी 0। जब आईसी 0 आ गया तो यहाँ पर जो आउटपुट वोल्टेज है कितना होगा? तो वी आउटपुट होगा अपने पास में, वी आउटपुट हो जाएगा वी सी सी माइनस आई सी आर सी। तो आईसी तो यहाँ पर 0 हो गया, तो आईसी 0 होने की वजह से ये टर्म तो कितने आ गई? 0। ये टर्म 0 आ गई मतलब वी आउटपुट कितना हो गया? वी सी सी के बराबर आ गया ऐसा। मतलब शुरुआत में जो वी आउटपुट की वैल्यू है ये तो वी सी सी के बराबर आ गई, और ये आ गया अपने पास में इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, तो शुरुआत में जब तक मैंने यहाँ पर पोटेंशियल को 0.6 वोल्ट से ज्यादा नहीं किया, तो 0.6 वोल्ट से कम पोटेंशियल पे करंट का फ्लो नहीं करेगा। आईबी 0 होगा, आईसी 0 होगा, तो वी आउटपुट हो जाएगा वीसीसी के बराबर। अब जो मैंने यहाँ पर बैटरी लगाई है वीसीसी, इस वीसीसी बैटरी का जो पोटेंशियल है वो हमने रखा है कांस्टेंट। मतलब कोई फिक्स वैल्यू अपन ने कांस्टेंट कर दी है। तो मान लो कि अभी मैंने यहाँ का पोटेंशियल रख रखा है मान लो 10 वोल्ट के इक्वल। तो अगर यहाँ का पोटेंशियल 10 वोल्ट है तो वो अब थ्रू आउट कॉन्स्टेंट ही रहेगा। ठीक है, तो शुरुआत में 0.6 वोल्ट तक तो V आउटपुट की वैल्यू 10 वोल्ट के इक्वल कांस्टेंट रहने वाली है। फिर आएगा सेकंड केस। तो केस नंबर 2 में, सेकंड केस में हमने अब इनपुट वोल्टेज को बढ़ाना स्टार्ट कर दिया। तो जैसे ही मैंने इनपुट वोल्टेज को 0.6 वोल्ट से ज्यादा किया, ठीक है, तो इनपुट वोल्टेज 0.6 वोल्ट से ज्यादा होगा, तो अब मतलब ये है कि यहाँ पे जो करंट का फ्लो है वो स्टार्ट हो जाएगा। करंट का फ्लो स्टार्ट हो गया तो जैसे जैसे इनपुट वोल्टेज बढ़ता रहेगा वैसे वैसे करंट का फ्लो भी बढ़ता रहेगा। तो आईबी का फ्लो बढ़ा, आई भी बढ़ेगा तो आईसी भी बढ़ेगा। तो आईबी बढ़ने के साथ आईसी बढ़ रहा है, और अगर आईसी बढ़ेगा
तो आईसी बढ़ेगा तो ये टर्म भी क्या हो जाएगी, बढ़ेगी। ये टर्म बढ़ेगी तो मतलब जो वी आउटपुट है क्या होगा, वो पहले से कम हो जाएगा, हो जाएगा। तो क्या हुआ कि शुरुआत में हमने यहाँ पर कुछ इनपुट वोल्टेज बढ़ाया, 0.6 से 0.7 0.8 किया, तो उस पर आईसी का फ्लो हुआ। आईसी का फ्लो होने की वजह से इस आईसी की वैल्यू हो गई मान लो 1 वोल्ट के इक्वल। ये 10 वोल्ट कांस्टेंट था, ये हो गया 1 वोल्ट, 10 - 1 कितना हो गया, 9 वोल्ट हो गया ऐसा। मतलब अभी यहाँ पर जो आउटपुट वोल्टेज है कितना हो गया, वो पहले से कम हो गया। फिर क्या होता है कि अब मैं अगेन यहाँ पर से इनपुट वोल्टेज और बढ़ाऊं, तो इनपुट वोल्टेज बढ़ाने पर आईबी का फ्लो बढ़ेगा, बढ़ेगा तो आईसी भी बढ़ेगा, आईसी बढ़ेगा तो अगेन यहां पर से आईसीआरसी और भी बढ़ेगा। मान लो ये हो गया 2 वोल्ट, तो 10 - 2 कितना हो गया अभी, 8 वोल्ट हो गया ऐसा। तो क्या होता है, जैसे जैसे हम यहाँ पर इनपुट वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे आईबी का फ्लो बढ़ता जाएगा, आईसी का फ्लो भी बढ़ेगा। और आईसी कहां तक बढ़ेगा, ये मैंने कहा था कि 95% करंट का फ्लो होता है आईसी, उससे ज्यादा करंट आईसी फ्लो नहीं होगा। कहा था मैंने ऐसा, अरे कहा था ना भाई। तो क्या होता है कि यहाँ पर जैसे हमने इनपुट वोल्टेज बढ़ाया, तो इनपुट वोल्टेज बढ़ाने पर जब आईबी की वैल्यू 5% हो गई, कांस्टेंट हो गई, उस कंडीशन में आईसी का फ्लो हो जाएगा 95%, वो हो गया कांस्टेंट। अब अगर हम फर्दर इनपुट वोल्टेज बढ़ाएंगे, तो फर्दर इनपुट वोल्टेज बढ़ाने पर आईसी के फ्लो में कोई चेंज नहीं आएगा, वो तो कांस्टेंट हो गया ना। तो जब यहां पर आईसी हो गया मैक्सिमम, तो आईसी मैक्सिमम हो गया, तो आईसी इंटू आरसी भी कितना हो जाएगा, मैक्सिमम। मतलब जो वी आउटपुट की वैल्यू है वो हो जाएगी मिनिमम। मान लो कि अभी यहां पर आईसी इंटू आरसी ये हो गया मान लो 9 वोल्ट के इक्वल, तो 10 - 9 कितना हो जाएगा अभी, 1 वोल्ट। तो वी आउटपुट अभी 1 वोल्ट पर कांस्टेंट हो जाएगा, हो जाएगा। तो यहां पर आएगा सेकंड केस में इनपुट वोल्टेज 0.6 वोल्ट से ज्यादा हुआ, तो आईबी का फ्लो बढ़ेगा तो आईसी का फ्लो भी बढ़ेगा, जिस वजह से जो वी आउटपुट आ रहा है ये वीसीसी माइनस आईसीआरसी, तो ये वाली टर्म तो बढ़ रही है, इसलिए टोटल ये आउटपुट कम हो जाएगा। वी आउटपुट कम होते हो तो जाएगा यहाँ पर कांस्टेंट, और यहाँ पर अपने माना कितना है, ये 1 वोल्ट हो गया। अब अगर मैं इन दोनों कंडीशन के लिए एक ग्राफ बनाता हूं, इनपुट वोल्टेज का और आउटपुट वोल्टेज का, तो ग्राफ आएगा ऐसे, देखना। तो यहां पर ये आया ग्राफ, इस ग्राफ के अंदर एक्स पर तो हम ले लेंगे इनपुट वोल्टेज को और वाई पर ले लेंगे आउटपुट वोल्टेज को, ये रहा। शुरुआत में हमने जैसे इनपुट वोल्टेज को 0 वोल्ट रखा, तो 0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.6 वोल्ट तक, 0.6 वोल्ट तक तो करंट का फ्लो बिल्कुल भी नहीं कर रहा। मतलब वी आउटपुट कितना हो गया, वी सी सी के बराबर हो गया ना भाई। तो शुरुआत में तो यहाँ पर वी आउटपुट हो जाएगा वी सी सी जो है कांस्टेंट, और ये हो गया मान लो 10 वोल्ट के इक्वल। 0.1 पर भी यही रहेगा, 0.2 पर भी यही रहेगा, मतलब 0.7 वोल्ट तक तो वैल्यू कैसे रहेगी यहाँ पर, कांस्टेंट। फिर जैसे मैंने यहाँ पर इनपुट वोल्टेज को 0.6 वोल्ट से ज्यादा बढ़ाया, तो 0.6 से 0.7 तक करंट का फ्लो बहुत ही कम करता है, कम करता है, इसलिए आई भी थोड़ा सा बढ़ेगा, आई सी थोड़ा सा बढ़ेगा, और जो वी आउटपुट की वैल्यू हो वो थोड़ी सी कम हो जाएगी ना। फिर 0.7 से आगे बढ़ने पर करंट का फ्लो बढ़ता जाएगा और वी आउटपुट कम होता जाएगा। मतलब ये है कि यहाँ पर ये ग्राफ कम होता गया ऐसा। फिर जैसे ही यहाँ पर इनपुट वोल्टेज के एक फिक्स वैल्यू पर आईसी हो गया मैक्सिमम, तो आई भी हो जाएगा मैक्सिमम, मतलब जो वी आउटपुट है वो हो गया मिनिमम। तो वी आउटपुट हो गया मिनिमम, अब इससे कम वी आउटपुट नहीं हो पाएगा, तो पोटेंशियल बढ़ेगा, तो वी आउटपुट कैसा रहेगा यहाँ पर, कांस्टेंट रहेगा। तो ये अपने पास में ग्राफ आता है। इस ग्राफ के अंदर अपने पास आते हैं 3 रीजन, 3 रीजन में से आएगा यहाँ पर कि ये तो है फर्स्ट रीजन जहां पे करंट का फ्लो बिल्कुल भी नहीं कर रहा, सेकेंड रीजन जहां पे करंट का फ्लो चेंज हो रहा है, मतलब कि यहां पर इनपुट वोल्टेज चेंज कर रहे हैं तो आउटपुट वोल्टेज भी चेंज हो रहा है, और थर्ड वाला है ये जहां करंट का फ्लो मैक्सिमम कर रहा है। तो ये तो है फर्स्ट रीजन, ये आ गया फर्स्ट, ये आ गया सेकेंड, ये वाला आ गया थर्ड रीजन। फर्स्ट रीजन के अंदर करंट का फ्लो बिल्कुल नहीं कर रहा, इसीलिए इसको हम बोलते हैं कट ऑफ, क्या बोल देंगे, कट ऑफ रीजन बोल देंगे। सेकेंड वाले में इनपुट वोल्टेज चेंज करने पर आउटपुट वोल्टेज भी चेंज हो रहा है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं एक्टिव रीजन, क्या बोल देंगे, एक्टिव रीजन।
और थर्ड वाले के अंदर करंट का फ्लो मैक्सिमम हो रहा है, इसीलिए इसको हम बोल देंगे सैचुरेशन। क्या बोल देंगे भाई? सैचुरेशन। ये आ गया अपने पास में। तो इस ग्राफ के अंदर अपने को तीन रीजन मिलते हैं, कट ऑफ, एक्टिव एंड सैचुरेशन। अब अगर ट्रांजिस्टर कट ऑफ में है, मतलब करंट का फ्लो नहीं कर रहा। करंट का फ्लो कब नहीं करता? स्विच ऑन या स्विच ऑफ? स्विच ऑफ पर नहीं करता ना भाई। तो क्या होता है कि यहाँ पर फर्स्ट वाले रीजन में अगर ट्रांजिस्टर है तो ये ऑफ स्विच की तरह बिहेव करेगा। अगर यहाँ पर ट्रांजिस्टर सैचुरेशन में है, मतलब करंट का फ्लो मैक्सिमम हो रहा है, ये कब होगा? स्विच ऑन में। अरे होता ना वैसा, तो बन जाएगा यहाँ पर कि ये तो हो जाएगा ऑन स्विच की तरह बिहेव करेगा। ये आ गया। तो अगर ट्रांजिस्टर फर्स्ट रीजन में है तो स्विच ऑफ, थर्ड में है तो स्विच ऑन। तो इन दोनों के अंदर ही ट्रांजिस्टर बिहेव करता है एज अ स्विच। ठीक है। तो जब भी अपने को ट्रांजिस्टर को स्विच की तरह बनाना होता है तो उसको हम ऐसा बनाते हैं कि या तो वो फर्स्ट में रहे, कट ऑफ में रहे, या वो सैचुरेशन में रहे। ठीक है ना। तो फर्स्ट में होगा तो स्विच ऑफ हो जाएगा, थर्ड में रहेगा तो स्विच ऑन हो जाएगा। हो जाएगा। तो ये होता है ट्रांजिस्टर एज अ स्विच। सेकंड आता है यहाँ पर कि ये सेकंड रीजन एक्टिव रीजन क्या होगा? इसमें क्या होगा? इसमें क्या होगा? एम्पलीफायर बन जाएगा ऐसा, है ना। तो क्या होता है कि सेकंड रीजन में इनपुट चेंज करने पर आउटपुट भी चेंज हो रहा है। तो ये तभी होता है जब इसको हम एज एन एम्पलीफायर यूज करें। ठीक है। जैसे अगर मैं यहाँ पर इनपुट सिग्नल को कम कर दूं या बढ़ा दूं तो आउटपुट भी क्या हो जाएगा? कम या ज्यादा हो जाएगा? हो जाएगा ना। तो इनपुट चेंज करने पर आउटपुट भी चेंज हो रहा है, तो वो तभी होगा जब ट्रांजिस्टर एक्टिव मोड में हो। तो एक्टिव मोड में ट्रांजिस्टर वर्क करता है एज एन एम्पलीफायर, करेगा। अब यहाँ पर इस रीजन में कैसे होगा एम्पलीफायर, उसको अपन यहाँ समझते हैं, है ना। तो आएगा देखना भाई, ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर। मैंने यहां पर किसी एक फिक्स इनपुट वोल्टेज पर एक फिक्स आउटपुट वोल्टेज ले लिया, ग्राफ के कॉरस्पॉन्डिंग। तो ये तो अपन ने लिया इनपुट वोल्टेज। ये इनपुट वोल्टेज पर इस ग्राफ के अकॉर्डिंग जो आउटपुट वोल्टेज मिला वो आ गया इतना। फिर मैंने इनपुट वोल्टेज को स्मॉल चेंज कर दिया, बढ़ा दिया। तो इनपुट वोल्टेज चेंज हो गया, मान लो इतना हो गया। तो ग्राफ अभी यहां से यहां शिफ्ट हो जाएगा ऐसे, ये रहे ऐसा। तो ग्राफ पहले यहां था, अब यहां पर आ गया, मतलब जो आउटपुट वोल्टेज है वो भी हल्का सा चेंज हो गया। तो ये तो हुआ अपने पास में चेंज इन इनपुट वोल्टेज डेल्टा वी इन। ठीक है ना। और इतना इनपुट वोल्टेज में चेंज करने पर इतना अपने पास आउटपुट वोल्टेज में चेंज आ रहा है। तो ये हो जाएगा अपने पास में चेंज इन आउटपुट वोल्टेज डेल्टा वी आउटपुट। अब ये इनपुट वोल्टेज चेंज किया, आउटपुट वोल्टेज चेंज किया, इसका क्या मतलब है देखते हैं यहां पर। तो आएगा ऐसा कि भाई इक्वेशन नंबर अपने पास में फर्स्ट, पहली इक्वेशन देखना भाई कि अगर मैं यहां पर इनपुट वोल्टेज चेंज कर दूंगा, इनपुट वोल्टेज बढ़ेगा तो आईबी भी बढ़ेगा। इनपुट वोल्टेज को अगर मैंने स्मॉल अमाउंट में बढ़ाया तो आईबी भी स्मॉल अमाउंट में बढ़ जाएगा। आईबी बढ़ेगा तो डेल्टा आईबी हो जाएगा, और आईबी चेंज होगा तो आईसी भी चेंज हो जाएगा। हो जाएगा ऐसा। तो आएगा यहां पर फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन, तो फ्रॉम फर्स्ट, ये तो हो गया स्विच वाला काम पूरा हो गया इसके अंदर, ये खत्म यहां तक। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन से चेंज इन इनपुट वोल्टेज डेल्टा वी इन, ये हो जाएगा अपने पास में डेल्टा आई बी आर बी प्लस डेल्टा वी बी ई। डेल्टा वी बी ई इसलिए आया है क्योंकि यहां पर भी रेजिस्टेंस है, और यहां पर भी जब करंट आई बी चेंज हो रहा है तो यहाँ करंट भी क्या हो जाएगा? थोड़ा चेंज हो जाएगा। लेकिन क्या होता है कि ये जो जंक्शन है ये है फॉरवर्ड बायस में, इसलिए यहाँ का रेजिस्टेंस बहुत ही कम होगा। कम रेजिस्टेंस होगा और चेंज इन करंट भी बहुत ही कम है, इसलिए यहाँ का जो पोटेंशियल चेंज होगा जंक्शन का ये बहुत ही कम होता है, नेग्लिजिबल होता है। ठीक है ना। तो क्या होता है कि यहाँ पर डेल्टा वीबी हो जाएगा नेग्लिजिबल, इसलिए हम इसको यहाँ से हटा देंगे। तो आ जाएगा यहाँ से कि चेंज इन इनपुट वोल्टेज ये हो जाएगा डेल्टा आई बी आर बी, और ये आ गई इक्वेशन नंबर, ये थी इक्वेशन नंबर थर्ड, ये आ गई इक्वेशन नंबर फोर्थ। ये तो इनपुट में जब इनपुट वोल्टेज चेंज किया तो आईबी चेंज हुआ तो आईसी चेंज हुआ, जब आईसी चेंज हुआ तो वी आउटपुट भी चेंज हो रहा है। तो आएगी इक्वेशन नंबर सेकंड से, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर टू डेल्टा वी आउटपुट, डेल्टा वी आउटपुट ये इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा वी सी सी।
अब मैंने आपसे कहा था ये अपने बैटरी लिए VCC, इसका पोटेंशियल कैसा है, कांस्टेंट, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, तो डेल्टा VCC तो हो जाएगा यहाँ पर 0 के इक्वल, तो 0 माइनस डेल्टा IC इंटू RC, तो आएगा अपने पास में कि डेल्टा V आउटपुट इक्वल टू माइनस का डेल्टा IC इंटू RC, और ये होगी इक्वेशन नंबर 5। अब ये तो आगे चेंज इन इनपुट वोल्टेज, ये होगा चेंज इन आउटपुट वोल्टेज। अपने को देखना है कि यहाँ पर ये एम्पलीफायर बन रहा है या नहीं बन रहा। तो एम्पलीफायर के लिए अपने को चाहिए वोल्टेज गेन। अगर वोल्टेज गेन ज्यादा आ रहा है तो मतलब सिग्नल क्या हो गया, एम्पलीफाई हो गया। तो आएगा यहाँ पर वोल्टेज गेन, देखना वोल्टेज गेन, जिसको हम AV लिखते हैं, और ये हो जाएगा यहाँ पर चेंज इन आउटपुट वोल्टेज बाय चेंज इन इनपुट वोल्टेज। तो वोल्टेज गेन इक्वल टू हो जाएगा, चेंज इन आउटपुट तो आ रहा है ये वाला, तो बन जाएगा माइनस का डेल्टा IC RC अपॉन डेल्टा IB RB, ये आ गया। तो ये होता है वोल्टेज गेन का फॉर्मूला अपने पास में, जो यहां से आया अपने पास में इस ट्रांजिस्टर से। अब इसके अंदर डेल्टा IC अपॉन डेल्टा IB, ये तो क्या होता है, बीटा हो जाएगा ना। यहाँ पर बन जाएगा यहाँ से कि जो वोल्टेज गेन है AV, तो वोल्टेज गेन AV इक्वल टू माइनस का बीटा इंटू RC अपॉन RB। और इस वाले फॉर्मूले में देखना आप कि जो बीटा है, बीटा की वैल्यू 1 से ज्यादा आती है, होता है कि ऐसा, तो बीटा हमेशा 1 से ज्यादा आता है। और ये जो RC है ये तो है R आउटपुट और ये है R इनपुट, तो आउटपुट रेजिस्टेंस हमेशा ज्यादा होगा इनपुट रेजिस्टेंस से, क्योंकि ट्रांजिस्टर का काम ही यही है कि इनपुट तो रेजिस्टेंस कम होगा, आउटपुट रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। तो ये RC ज्यादा होगा, RB कम होगा। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो RC अपॉन RB है ये भी 1 से ज्यादा आएगा, ये 1 से ज्यादा, ये भी 1 से ज्यादा। मतलब ये है कि जो वोल्टेज गेन की वैल्यू आ रही है 1 से ज्यादा आएगी। अगर वोल्टेज गेन 1 से ज्यादा आया, मतलब ये है कि जो आउटपुट वोल्टेज है वो इनपुट वोल्टेज से ज्यादा मिल रहा है, मिल रहा है। मतलब ये है कि जो अपन ने इनपुट वोल्टेज दिया उससे ज्यादा एम्पलीट्यूड का अपने को आउटपुट वोल्टेज यहाँ पर मिलने वाला है, मिलेगा। साथ में यहाँ पर एक माइनस साइन भी आ रहा है, तो माइनस साइन ये शो कर रहा है कि जो आउटपुट है वो इनपुट के साथ पाई के फेज डिफरेंस में है। ऐसा कि मान लो अपने पास में ये इनपुट आ गया, ये रहा इनपुट, इनपुट तो अपने पास में है ये वाला, इनपुट का जो एम्पलीट्यूड है वो कम है। जैसे ये एम्पलीफायर में से जाएगा तो एम्पलीफायर से पास होने के बाद में अब ये जो सिग्नल होगा वो मिल जाएगा अपने को इस तरह से कि इसका एम्पलीट्यूड बढ़ गया है, और ये ठीक है ना। तो इसका एम्पलीट्यूड तो यहां पर काफी ज्यादा हो गया, एम्पलीट्यूड बढ़ गया है। और साथ में अगर ये इनपुट सिग्नल प्लस में बढ़ रहा है तो ये माइनस में बढ़ेगा, तो प्लस में बढ़ रहा है तो ये माइनस में बढ़ रहा है, तो दोनों का जो फेज डिफरेंस होगा वो पाई का हो जाएगा, 180 डिग्री का हो जाएगा, हो जाएगा। तो ध्यान रखना कि अगर अपने पास में कॉमन इमिटर एम्पलीफायर है तो यहां पर फेज डिफरेंस हमेशा पाई रेडियन के इक्वल आएगा ही सही, ठीक है ना। इसीलिए यहां पर इनपुट बढ़ रहा है तो आउटपुट कम हो रहा है, केवल उसका फेज चेंज हो रहा है। बाकी जो इसका एम्पलीट्यूड है वो तो क्या हो गया, पहले से ज्यादा हो गया। तो यहाँ पर एम्पलीट्यूड कम है, यहाँ पर एम्पलीट्यूड ज्यादा है। तो ये होता है यहाँ पर ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर, सिग्नल हो गया एम्पलीफाई, हो गया ऐसा। तो ये अपने पास में एज अ स्विच भी हो गया, एज एन एम्पलीफायर भी खत्म, ठीक है भाई। तो यहाँ पर ये ट्रांजिस्टर लगभग लगभग अपने पास खत्म हुआ। लास्ट में आता है ट्रांजिस्टर एज एन ऑसिलेटर। ऑसिलेटर जहां तक ये क्वेश्चन के इस पे आते नहीं है, आज तक तो आए नहीं, है ना। बस आप ये याद रखें कि भाई अपने को क्या होता है, जब भी आपने कोई सिग्नल भेजा तो सिग्नल जाएगा मीडियम में से, तो मीडियम में से जाता है तो वो क्या करता है कि सिग्नल के एम्पलीट्यूड को कम कर देगा, तो वहां पर सिग्नल हो जाएंगे डैम्प्ड सिग्नल कहलाएंगे, ठीक है ना, डैम्पिंग हो जाएगी इसके अंदर। हम चाहते हैं कि हमने जो सिग्नल यहां से भेजा वही सिग्नल अपने को लास्ट में भी मिले जहां पर भेजना चाहते हैं। तो हम चाहते हैं कि वहां पर डैम्पिंग ना हो, तो डैम्पिंग ना हो उसके लिए क्या करते हैं कि अपन वहां पर लगाते हैं एक एक लगाते हैं फीडबैक नेटवर्क लगाते हैं, ठीक है ना। और उस फीडबैक नेटवर्क के अंदर लगा हुआ होता है LC सर्किट। तो उस LC सर्किट की वजह से वहां पर अपने को एक जो है सिग्नल मिलता है कांस्टेंट एम्पलीट्यूड का, और वही सिग्नल जो अपन ने भेजा है वही सिग्नल अपने को लास्ट एंड में भी मिल जाएगा। यही काम होता है ऑसिलेटर का, ठीक है ना। इस पर क्वेश्चन आज तक तो नहीं आया, आगे भी नहीं आएगा, इसलिए नहीं पढ़ाऊंगा ये,
है ना। तो ये अपने पास खत्म हो गया पूरा, ठीक है ना। इसके बाद बच्चा अपने पास में लॉजिक गेट। लॉजिक गेट तो कल ही करेंगे यार, अभी तो वो देना मॉडल का है। देखो क्वेश्चन, ये बैठ, चलो 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 क्वेश्चन कर लेगा तू ना, कर ले क्वेश्चन। तो करना है यार, क्या कर रहा है तू। हाँ, आईसी पहले काम आती थी, उसके अंदर आईसी के अंदर LCR सर्किट होता है, इस वजह से हमेशा वो कंप्लीट रहती है बस। देखिए भाई, इसके अंदर आपको एक्सरसाइज नंबर 2 और 3 वाले और 1 वाले क्वेश्चन सारे कर लेने हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन जो है अपन डिस्कस कर लेंगे, करेंगे अभी तो करता हूँ, चलो करता हूँ। मैं टाइम बाकी है, क्या करूंगा मैं। एक्सरसाइज नंबर 1 में क्वेश्चन नंबर 1 से बोल रहा हूँ, जिसको जहाँ दिक्कत हो मुझे बता देना भाई, है ना। एक्सरसाइज नंबर 1 में क्वेश्चन नंबर 1 से, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखना भाई। When an impurity is doped into an intrinsic semiconductor, the conductivity of the conductor क्या हो जाएगी, सेम। सेम रहती है क्या, बढ़ती है, बढ़ती है ना भाई, इसके अंदर होता है ना। तो क्या होता है कि इम्प्योरिटी बढ़ा रहे हैं, इम्प्योरिटी मतलब डोपिंग, डोपिंग करने से क्या होता है, कंडक्टिविटी बढ़ती है ना, बढ़ेगी वो तो, है ना। 9 10 11 11 11 देना भाई कि a semiconductor is damaged by a strong current because excess of electrons, ये तो होता है इसके अंदर, होता है ना ऐसा। भाई क्या होता है कि अपन रिवर्स बायसिंग में जब उसमें पोटेंशियल बढ़ाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा, जंक्शन का हो जाएगा ब्रेकडाउन, ब्रेकडाउन होते हैं इलेक्ट्रॉन बहुत सारे फ्री हो जाएंगे। तो एक्सेस इलेक्ट्रॉन की वजह से जंक्शन का ब्रेकडाउन होता है, ठीक है ना। लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन क्यों होगा, लैक तो ना होता, ज्यादा होते हैं वो तो, कम तो ना होते हैं। हाँ, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन है उसके अंदर, तो कोलिजन हो, कोलिजन होगा तो उसके अंदर हीट जनरेट होगी, और उस हीट से क्या हो जाएगा, जंक्शन का ब्रेकडाउन। फ्री इलेक्ट्रॉन से नहीं होता वो बॉन्ड टूटते हैं तब जाके होता है, ठीक है। 12 13 14 15 16 17 17। देखिए भाई, इन जर्मेनियम क्रिस्टल द फोर्बिडन एनर्जी गैप इन जूल। भाई जर्मेनियम में फोर्बिडन एनर्जी गैप 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है ना, तो 0.7 को इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई कर लो तो जूल में आ जाएगा वो, ठीक है ना। 16 वाले के अंदर अ सेमीकंडक्टर वायर कनेक्टेड इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इन सीरीज and temperature of semiconductor increase then the current in the circuit। भाई अगर आप सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाते हो तो टेम्परेचर बढ़ाने पर कंडक्टिविटी भी बढ़ती है, मतलब रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। रेजिस्टेंस कम हो गया मतलब करंट का फ्लो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। 18 18 19 20 21, कौन सा 19 में आएगा, द प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन टू बी फाउंड इन अ कंडक्शन बैंड ऑफ एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एट अ फाइनाइट टेम्परेचर। मैंने कहा था ये, इसको बढ़ा देंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम जा पाएंगे, कम कर देंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा जा पाएंगे, तो बस ये गैप बनने के साथ साथ कम हो जाएंगे और के साथ बढ़ जाएंगे। देख लो कौन सा इसका ऑप्शन है ना। 20 21 22 20 22 14 14 तो निकल गया यार। when the conductivity of a semiconductor is only due to the breaking of covalent bond, केवल ब्रेकिंग ऑफ कोवलेंट बॉन्ड की वजह से कनेक्टिविटी आ रही है, ये तो प्योर के अंदर होती है ना भाई। प्योर के अंदर केवल कोवलेंट बॉन्ड ही टूटते हैं बस, ड्यू टू टेम्परेचर। पी के अंदर और एन के अंदर तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन फ्री होता है या वहां से एक्स्ट्रा होल आता है, ठीक है ना। तो ये प्योर के अंदर होता है ऐसा, क्या प्योर के अंदर बॉन्ड टूटता ना भाई टेम्परेचर से। पी के अंदर, पी के अंदर तो वो होल जनरेट होता है जहां वैकेंसी थी पहले से ही, इस वजह से होता है वो। तो अगर वहां से बॉन्ड ना भी टूटे तो भी क्या होगा, उस एल्यूमिनियम के पास में वैकेंसी तो रहेगी, सही रहेगी ना, ऐसे।
एवलांच ब्रेकडाउन कोवलेंट बॉन्ड की वजह से होता है ना, कॉलिजन से तो होता है उसके अंदर। माइनॉरिटी चार्ज क्रिएट कॉलिजन करते हैं बॉन्ड के साथ में, उससे होता है उसका तो, है ना। 23, 24, 25, 23, 23 में बोला गया कि आपके पास कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम दिए गए हैं। अब किसका गैप कैसा होगा भाई? सिलिकॉन का जो गैप है वो ज्यादा होता है कार्बन से, वो इसका ऑप्शन दिया गया आपके पास, ये रहा, कार्बन का ज्यादा है, सिलिकॉन है, सिलिकॉन ज्यादा है कार्बन से, ये हुआ ऑप्शन नंबर 4। बस, है ना। क्वेश्चन नंबर, ये कार्बन का ज्यादा होता है क्या? कहाँ होता है? हाँ हाँ। क्वेश्चन नंबर 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 20। डिप्लेशन लेयर इन पीएन जंक्शन रीजन इज कॉज्ड बाय, क्यों होती है? डिफ्यूजन से। डिफ्यूजन ऑफ चार्ज क्रिएट होता है उससे, वहां पर डिप्लेशन लेयर बनती है ना। तीसरा वाला कौन सा? माइग्रेशन ऑफ इम्प्योरिटी आयन कहाँ होता है? आयन तो मूव करते ही नहीं है भाई, नहीं करते ना। 30, 31, 32, 33, 34, 35 हो गए। यहाँ तक काफी आज, ठीक है ना। बाकी क्वेश्चन आप कर लेना, और हम कर लेंगे अगली क्लास में।